25 सितंबर 2024 की सुबह लगभग 7-8 बजे का टाइम रहा होगा। कुछ लोग गांव में अपने खेत में काम करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर एक आदमी की लाश लटक रही है। दरअसल ये लाश उड़ीसा प्रदेश का एक जिला लगता है भद्रक, और भद्रक का ही एक गांव लगता है ठुसरी। ठुसरी गांव के एक पेड़ पर जिस तरह से ये लाश मिलती है तो लोग उसे नज़दीक से जाकर देखते हैं। अब जब लोग उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बैग रखा होता है और वहाँ पे एक नोटबुक रखी होती है और एक स्कूटर होता है। अब क्या होता है, गांव के लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक आदमी पेड़ पे लटका हुआ है। तभी पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है। अब पुलिस उस लाश के बारे में जांच पड़ताल करती है कि ये लाश किसकी है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये लाश मुक्ति रंजन रॉय की है। अब ये लाश जो थी मुक्ति रंजन रॉय की थी, तो पता चलता है कि ये लाश उसी मुक्ति रंजन रॉय की है जो कि कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर में एक लड़की के 59 टुकड़े कर दिए गए थे। और उसका जो प्राइम सस्पेक्ट था वो कोई और नहीं बल्कि मुक्ति रंजन रॉय ही था, जिसकी लोकेशन कभी उड़ीसा में मिलती है तो कभी पश्चिम बंगाल में मिलती है। अब दोस्तों, कातिल तो मारा जा चुका है, लेकिन आज की इस कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए थे और क्यों इन दोनों के बीच में ये विवाद हुआ था। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल में एक कंटक राज्य लगता है और वहीं का एक शहर लगता है टीकापुर। करीब 35 साल पुरानी ये बात है। चरण सिंह और उनकी पत्नी, जिनका नाम मीना राणा होता है, वो किसी काम की तलाश में भारत आते हैं और भारत में वो कर्नाटक के बेंगलोर में आके बस जाते हैं और वहीं पे वो लोग रहकर काम भी किया करते हैं। अब दोस्तों, जीवन अच्छा चल रहा था और काम भी ठीक ठाक ही चल रहा था। तभी क्या होता है, इनकी पत्नी को 2 बच्ची होती हैं जो कि जुड़वा होती हैं। उनमें से एक का नाम लक्ष्मी होता है और दूसरी का नाम महालक्ष्मी होता है। और कुछ दिन के बाद इनका एक बेटा होता है जिसका नाम नरेश रखा जाता है, और इसके बाद उनका एक और बेटा होता है जिसका नाम हुक्म सिंह रखा जाता है। अब दोस्तों, ये परिवार क्या है, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था। जैसी कमाई होती है वैसे ही इनके सपने होते हैं और अब इनके बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब जो लक्ष्मी होती है उसकी शादी एक मुस्लिम लड़के से होती है, इसलिए लक्ष्मी अपना नाम बदल के शाहिदा रख लेती है। हालांकि इसके परिवार के लोगों को लक्ष्मी से कोई परेशानी नहीं थी कि उसने किसी मुसलमान लड़के से शादी की, क्योंकि लक्ष्मी जो कि अब शाहिदा बन चुकी है वो अपने परिवार में अब अच्छी खासी खुश थी। और महालक्ष्मी की 2019 में नीलमंगला एक इलाका लगता है बेंगलोर में, वहीं के रहने वाले हेमंत दास से शादी करा दी जाती है। अब दोस्तों, हेमंत दास से इसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन कुछ ही समय तक क्या होता है, इन दोनों में प्यार रहता है। उसके बाद में ये हेमंत दास से लड़ने झगड़ने लगती है और उससे अलग रहने की बातें किया करती है। अब दरअसल महालक्ष्मी जो थी उसका हेमंत दास के साथ में अलगाव हो चुका था। अब इसी बीच में क्या होता है, महालक्ष्मी के एक बेटी पैदा होती है जिसे कि वो हेमंत दास के पास ही छोड़ देती है और जाके अपनी माँ और बहन के साथ में रहने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, महालक्ष्मी अपनी माँ के साथ में भी झगड़ने लगती है। उसके बाद वो अपनी माँ का साथ भी छोड़ देती है। दरअसल महालक्ष्मी जो थी वो आज़ाद ख्यालों की लड़की थी, उसे अपने सपने पूरे करने थे। इसीलिए ना तो वो अपने पति हेमंत दास के साथ रह सकी और ना ही वो अपने माँ के साथ रह सकी। इसीलिए वो क्या करती है, एक 3 मंजिला मकान में सबसे टॉप फ्लोर पे किराए पर एक कमरा लेती है। अब दोस्तों, महालक्ष्मी क्या होती है, जगह जगह पे अपने लिए नौकरी ढूंढने लगती है। कभी किसी मॉल में काम करती है, कभी किसी जगह पे काम करती है। लेकिन क्या होता है, जो उसको सबसे अच्छी नौकरी मिली थी वो इसे एक मॉल के अंदर, एक ब्यूटी शॉप के अंदर टीम लीडर की जॉब मिली थी और वहाँ पे ये अच्छी तरह से काम कर रही थी। अब इसी बीच में अक्टूबर 2023 का दोस्तों ये समय होता है, जहाँ पे कि क्या होता है, बेंगलोर की ही एक जगह लगती है बयाली कवल। वहाँ पे 3 मंजिला मकान होता है
और वहीं पे जो कि मैंने अभी बताया था, वहीं पे ये टॉप फ्लोर को किराए पे ले लेती है। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो इसका भाई और भाभी है वो इसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। दरअसल होता क्या है कि उसकी बहन अकेले रहे ये इसके भाई को पसंद नहीं था, क्योंकि उसने अपने पति को पहले ही छोड़ दिया था, उसके बाद उसने अपनी माँ को छोड़ दिया था। अब वो अकेली रहे ये इसके भाई को ठीक नहीं लगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, थोड़े ही समय तक उसके भाई भाभी उसके साथ रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इन लोगों में बात विवाद होना शुरू हो जाता है और महालक्ष्मी साफ साफ कह देती है कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे अकेले ही रहना है। इसीलिए उसका भाई और भाभी भी थोड़े समय के बाद उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी बीच में दोस्तों क्या होता है, हेमंत दास चाहता है कि उसकी पत्नी महालक्ष्मी वापस घर आ जाए, अपनी बच्ची को संभाले, अपने परिवार को संभाले। तो होता क्या है, महालक्ष्मी और हेमंत दास के बीच में वाद विवाद होता है। तो हेमंत दास एक अशरफ नाम के लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। वो कहता है कि जो अशरफ है, जो कि एक हेयर ड्रेसर है, उसकी वजह से ही मेरा परिवार ख़राब हुआ है और उसी की वजह से मेरी पत्नी ने मेरा घर छोड़ा है। लेकिन महालक्ष्मी को हेमंत दास की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल दोस्तों जो महालक्ष्मी थी वो अपनी मर्जी की मालिक थी, वो किसी की बात नहीं सुना करती थी। ना तो उसको अपना पति पसंद था, ना अपने परिवार वालों से बात करना पसंद था, बस रिश्तेदारी निभ रही थी। यानी कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बातचीत भी हुआ करती थी वो बहुत समय के बाद हुआ करती थी। ऐसे नहीं हुआ करती थी कि जैसे एक माँ बेटी अपनी बेटी से बात करते हैं। इसीलिए ये फ़ोन पे बात करने का डिस्टेंस भी कुछ ज़्यादा ही था। अब दोस्तों महालक्ष्मी क्या है, ऐसे ही अपना जीवन व्यापन कर रही होती है। लेकिन होता क्या है, 21 सितंबर 2024 की सुबह यहाँ पे जो कि महालक्ष्मी रहा करती थी बयाली कला में, वहाँ पे क्या होता है, इसी की बिल्डिंग में एक आदमी रहता है, जीवन प्रकाश। जीवन प्रकाश को क्या है, अजीब सी स्मेल आने लगती है। अब जब उसको स्मेल आने लगती है तो वो क्या करता है, वो अड़ोस पड़ोस में जाता है और लोगों से कहता है कि देखो यहाँ पे कहीं से स्मेल आ रही है। तो अड़ोसी पड़ोसी उससे कहते हैं कि स्मेल यहाँ से कहीं से नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारे टॉप फ्लोर से आ रही है। तुम ऐसा करो, पहले वहाँ पे जाके चेक करो कि वहाँ पे क्या हुआ है, किस चीज़ की बदबू आ रही है। तो जीवन प्रकाश क्या करता है, सबसे टॉप फ्लोर पे जाता है और देखता है कि टॉप फ्लोर पे जो लड़की रहा करती है महालक्ष्मी, उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। अब ताला लगा हुआ है तो जीवन प्रकाश क्या है, थोड़ा टहलता है वहाँ पे। अब जब वो वहाँ पे टहल रहा होता है तो उसका चेहरा जो है महालक्ष्मी के कमरे के गेट की तरफ होता है और उसको वहाँ से बड़ी अजीब सी बदबू आती है। अब जैसे ही उसको अजीब सी बदबू आती है वो नज़दीक जाके और सुनता है कि बदबू कहीं यहीं से आ रही है कि कहीं और से आ रही है। तो बदबू महालक्ष्मी के कमरे में से ही आ रही थी। तो जीवन प्रकाश को थोड़ा शक होता है। तो वो क्या करता है, जो उनका मकान मालिक होता है उसको कॉल करता है और उनको बताता है कि हमारे जो टॉप फ्लोर पे एक लड़की रहा करती है महालक्ष्मी, जिसे कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो सुबह तकरीबन 9:30 बजे जाती है और रात को तकरीबन 10:30 बजे वापस आती है। वो उसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और उसके घर में से बहुत ज़ोर से बदबू आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको कुछ नहीं तो ये करना चाहिए कि आप यहाँ पे आएँ और जल्दी से यहाँ पे आके चेक करें कि आखिर इसमें से बदबू क्यों आ रही है। अब मकान मालिक भी घर पे आता है और चेक करता है तो उसे बदबू आती है, तो उसे भी अजीब सा लगता है। तो मकान मालिक क्या करता है कि जो रेंट एग्रीमेंट होता है उन पेपरों को चेक करता है और वहाँ पे क्या होता है, 2 नंबर एक्स्ट्रा में लिखे होते हैं, अल्टरनेट नंबर होते हैं, ताकि इमरजेंसी में उन नंबर को मिलाया जाए। तो एक नंबर महालक्ष्मी का होता है और दूसरा एक नंबर उसकी बहन लक्ष्मी का होता है और दूसरा उसके भाई का होता है। तो मकान मालिक उसकी बहन को और भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी बहन महालक्ष्मी के कमरे में से अजीब सी बदबू आ रही है, आप ऐसा कीजिए जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। और अब दोस्तों जैसे ही महालक्ष्मी की बहन लक्ष्मी फ़ोन काटती है और अपनी माँ को ये वाली बात बताती है, तो तुरंत उसकी माँ और महालक्ष्मी की बहन लक्ष्मी तुरंत दौड़े दौड़े महालक्ष्मी के घर पे आते हैं। अब महालक्ष्मी की बहन और उसकी माँ और उसके अड़ोसी पड़ोसियों के सामने उस दरवाजे को खोला जाता है, यानी कि महालक्ष्मी के कमरे के दरवाजे को खोला जाता है और उसके अंदर जैसे ही लोग घुसते हैं तो उसके अंदर इतनी बुरी बदबू आ रही होती है कि सभी लोग तुरंत बाहर आ जाते हैं शोर मचाते हुए। अब पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। अब जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो दोस्तों जो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल वहां पे क्या है,
कोई भी खून के निशान नहीं दिखते। लेकिन घर के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि दीवार पे, फर्श पे, हर जगह घूम रहे होते हैं। अब होता क्या है, पुलिस को बदबू आती है। अब पुलिस को बदबू आती है तो वो पुलिस वाले सोचते हैं कि बदबू कहाँ से आ रही है। अब बदबू कहाँ से आ रही है तो वो देखते हैं कि नीचे एक लाइन है घसीटने की, और वो घसीटने की लाइन जो है वो फ्रिज तक जा रही है। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, उस घसीटने के निशान के पीछे पीछे चलते हैं और वो देखते हैं कि वो फ्रिज तक जा रहा है। तो फ्रिज 165 लीटर का सिंगल डोर होता है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस फ्रिज को खोलते हैं तो वहाँ पे खड़े हुए लोग उस नज़ारे को जैसे ही देखते हैं तो लोगों के मुंह से चीख निकल जाती है। दरअसल दोस्तों जो लड़की थी महालक्ष्मी, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उस फ्रिज के अंदर सेट किए गए थे। अब सेट कैसे किए गए थे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। जो कि पैर थे दोनों वो ऊपर वाले हिस्से में रखे गए थे, और जो उसकी गर्दन थी उसे काट के नीचे वाले हिस्से में रखा गया था, और बाकी का जो हिस्सा था उसके यानी कि धड़ के हिस्से वो उसके छोटे छोटे पीस करके बीच वाले हिस्से में सेट कर दिए थे। अब दोस्तों पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये ही था कि आखिर इस लड़की की हत्या किसने की, और हत्या करने के बाद इतने छोटे छोटे टुकड़े किसने किए। तो पुलिस क्या करती है, इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है और इसके पति हेमंत दास को बुलाया जाता है। तो इसका पति हेमंत दास कहता है कि मेरी पत्नी की हत्या सिर्फ अशरफ ने ही की है, क्योंकि उसी की वजह से ये मेरे से लड़के आई थी और अशरफ के साथ ही इसका प्रेम प्रसंग था। लेकिन अब जैसे ही ये वाली बात अशरफ का नाम आता है तो दोस्तों क्या होता है, हर जगह अशरफ का नाम फैलने लग जाता है। चाहे सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, हर जगह यही हल्ला होता है कि अशरफ ने ही महालक्ष्मी की हत्या करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। लेकिन पुलिस क्या करती है, इस मामले की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है और सबसे पहले देखा जाता है उसका मोबाइल। तो महालक्ष्मी का जो मोबाइल होता है वो उसी के कमरे पे बेड पे पड़ा हुआ पाता है। तो पुलिस क्या करती है, उस मोबाइल को उठाती है और उसे सर्विलांस पे डालती है और ये देखती है कि महालक्ष्मी के मोबाइल से किस किस से कितनी कितनी देर तक और कब कब बात की गई है। अब दोस्तों महालक्ष्मी के मोबाइल की CDR निकाली जाती है। अब जैसे ही CDR निकाली जाती है तो पता चलता है कि एक नंबर होता है जिस पे कि महालक्ष्मी की बहुत लंबे लंबे समय तक बात हुआ करती थी। अब उसका नाम देखा जाता है तो उसका नाम होता है उड़ीसा प्रदेश के रहने वाले मुक्ति रंजन रॉय का, जिसने कि शुरुआत में कहानी में आत्महत्या की थी। दोस्तों अब पुलिस क्या करती है, मुक्ति रंजन रॉय के बारे में जानकारी निकालती है कि ये मुक्ति रंजन रॉय कहाँ है। तो पता चलता है कि मुक्ति रंजन रॉय अपने भाई से मिलने के लिए मुंबई गया हुआ है। तो पुलिस उसके भाई को संपर्क में लेती है और उससे पूछती है कि उसका भाई कहाँ है। तो वो बताता है कि मेरा भाई मेरे पास आया तो था, लेकिन वो यहाँ से वापस अपने गांव के लिए उड़ीसा चला गया है। अब मुक्ति रंजन रॉय अपने भाई के पास से सीधा उड़ीसा अपने गांव आता है, उसकी माँ से मिलता है, अपनी माँ से बातचीत करता है। और दोस्तों पुलिस इससे पहले कि मुक्ति रंजन रॉय को पकड़ने उसके गांव उसकी माँ के पास जाती, उससे पहले ही पता चलता है कि मुक्ति रंजन रॉय ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। लेकिन दोस्तों मुक्ति रंजन रॉय ने मरने से पहले एक काम सही कर दिया। वो क्या करता है, पहले अपने भाई के पास जाता है और उसे अपनी सारी बात बताता है। उसके बाद अपनी माँ के पास आता है, अपनी माँ को भी बहुत सारी बातें बताता है। और उसके बाद जब वो आत्महत्या कर रहा होता है तो मरने से पहले वो एक सुसाइड नोट लिखता है, जिसमें उसने बहुत सारे कारण लिखे होते हैं। और दोस्तों उसके बाद मीडिया के ज़रिए ये कारण हम सभी के सामने आते हैं, और जैसे ही ये कारण हमारे सामने आते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जो आज़ाद ख्यालों वाली महालक्ष्मी होती है उसकी मुक्ति रंजन रॉय से नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इन दोनों के बीच में प्यार होता है। लेकिन होता क्या है, जो मुक्ति रंजन रॉय जितना भी कमाया करता था वो सारा का सारा पैसा महालक्ष्मी के ऊपर खर्च हो जाया करता था, क्योंकि महालक्ष्मी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। चाहे वो सोने की चैन हो, अंगूठी हो, चाहे महंगा मोबाइल हो, कुछ भी चीज़ हो, वो क्या होता था, सारा पैसा महालक्ष्मी के ऊपर खर्च कर दिया करता था और वो अपने घर पे पैसे नहीं पहुंचा पाता था। जो मुक्ति रंजन रॉय था उसने अपने भाई को ये सारी बातें बताई थी कि जो महालक्ष्मी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि महालक्ष्मी ने उसके खिलाफ एक कंप्लेन लिखा दी थी।
बताया जाता है कि ये केरल का एरिया था, जहाँ पे कि पुलिस ने मुक्ति रंजन रॉय को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन मुक्ति रंजन रॉय वहाँ पे 1000 रुपये दे के छूट कर आ जाता है। होता क्या है दोस्तों, जो महालक्ष्मी हैं वो मुक्ति रंजन रॉय के ऊपर प्रेशर डालने लगती है, उससे डराने लगती है, उससे ब्लैकमेल करने लगती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी एक ही मॉल के अंदर काम किया करते थे। एक ही मॉल के अंदर जो मुक्ति रंजन रॉय था वो इस मॉल का जो होता है मैनेजर होता है, और महालक्ष्मी एक ब्यूटी शॉप की हेड सेल्स गर्ल होती है, यानी कि जो सेल्स गर्ल्स होती हैं उनकी हेड होती हैं। अब इन दोनों के बीच में वहीं से प्यार भरा था, और प्यार के बाद में इन दोनों के बीच में वहीं से नफ़रत हो गई, और वहीं से इन दोनों के बीच में ब्लैकमेल करना शुरू हो गया, और ये नफ़रत और ब्लैकमेल का जो दायरा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब 1 सितंबर 2024 को ये दोनों क्या होते हैं, मॉल में जाते हैं, ड्यूटी निभाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये दोनों रात को एक साथ ही महालक्ष्मी के घर पे आते हैं, और उसके बाद 2 सितंबर को महालक्ष्मी का जो नंबर होता है वो बंद हो जाता है। अब दोस्तों कहानी में उस दिन हुआ क्या था मैं आपको ये बताना चाहूँगा। होता क्या है, जब ये दोनों महालक्ष्मी के कमरे पे होते हैं तो इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। अब बहस का दायरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहस बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मुक्ति रंजन रॉय था उसने अपनी माँ को बताया था कि उसने महालक्ष्मी का गला तब तक दाब के रखा था जब तक कि महालक्ष्मी की मौत नहीं हो जाती। अब मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी की हत्या तो कर दी, अब उसके बाद क्या होता है, तो वो मन ही मन में सोचता है कि महालक्ष्मी की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। वो घर के बाहर आता है और देखता है कि वो जो होता है एक मोहल्ला नुमा एरिया होता है, यानी कि वहाँ पे सकरी गलियाँ होती हैं और लोग सड़क पे हमेशा दिखते रहते हैं। तो मुक्ति रंजन रॉय सोचता है कि अब इसको ठिकाने कैसे लगाऊं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे एक बैग भी पाया गया था। हो सकता है कि उसको उस बैग के अंदर घड़ी करके उसको निकाल के ले जाया जाए, ये भी सोचा हो मुक्ति रंजन रॉय ने, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाता। तो उसके मन में एक और बात आती है, तो वो क्या करता है, महालक्ष्मी के छोटे छोटे हिस्से करता है और फ्रिज में ले जाकर सेट कर देता है। और उसके मन में और भी प्लानिंग रही होगी, जैसे अशरफ था दिल्ली वाला कि थोड़े थोड़े करके टुकड़ों को ले जाए और वहाँ पे फेंक दे। अब जो भी प्लानिंग रही होगी, क्योंकि मुक्ति रंजन रॉय तो ख़त्म हो चुका है, अगर वो होता तो सारी बातें बताता। अब वो क्या करता है, महालक्ष्मी के जो शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको फ्रिज में सेट कर देता है। उसके बाद में वो पूरे फर्श को अच्छी तरह से साफ़ करता है, जहाँ पे कि खून होता है और भी निशान होते हैं। वो वहाँ पे कईयों जगह केमिकल भी लगाता है ताकि वहाँ से अभी बदबू ना आए। और वो क्या करता है, चुपचाप से कमरा बंद करता है, लॉक करता है और वहाँ से निकल के सीधा अपने भाई के पास मुंबई पहुँच जाता है। अब वहाँ पे वो कुछ दिन रुकता है और वहाँ से आने के बाद वो सीधा उड़ीसा आता है। उड़ीसा में वो अपनी माँ के पास रुकता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मुक्ति रंजन रॉय ने जब वो मुंबई गया था तो अपने भाई को भी सारी बात बताई थी, और जब वो उड़ीसा अपने गांव आया था तो अपनी माँ को भी सारी बात बताई थी। और उसके बाद में जब उसने आत्महत्या करी थी तो उसने एक वहाँ पे नोट लिखा था, उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी थी। लेकिन दोस्तों पुलिस उसको पकड़ती उससे पहले ही मुक्ति रंजन रॉय आत्महत्या कर लेता है और वो मर जाता है। दोस्तों पुलिस ने उसकी माँ और उसके भाई का भी बयान लिया था, इनको भी हिरासत में लिया था। तो उसकी माँ बताती है कि उसका बेटा उसके पास आता है, उसकी गोदी में सर रखता है और रोता है और उससे अपनी सारी बातें बताता है। दोस्तों पुलिस ने इन दोनों को अपनी हिरासत में भी लिया था ताकि जो मुक्ति रंजन रॉय है उसकी सारी जानकारी हमारे सामने आ सके। दोस्तों मैं अब आपको आगे की बात बताता हूँ। मुक्ति रंजन रॉय कभी भी आत्महत्या नहीं करता, लेकिन होता क्या है, महालक्ष्मी की लाश मिल जाती है, सारे न्यूज़ चैनल पे महालक्ष्मी ही महालक्ष्मी दिखती है। तो होता क्या है, मुक्ति रंजन रॉय को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है कि क्योंकि पुलिस अब उसे पकड़ेगी तो उससे अच्छी तरह से मारेगी, पीटेगी, उससे सारी चीज़ें कबूल करवाएगी और सारे ज़माने में उसकी बदनामी होगी। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए पिछले 1.5 साल से जो वो एक दबाव में जी रहा था, महालक्ष्मी के उस टॉर्चर को झेल रहा था, उससे बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, समाज में बदनामी होने से बचने के लिए मुक्ति रंजन रॉय ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब उनको कोई भी जवाब मिल नहीं पाएगा क्योंकि मुक्ति रंजन रॉय अब इस दुनिया में नहीं है। और पुलिस ने उसकी लाश का पोस्टमार्टम भी कर दिया है और उसके बाद उसके परिवार वालों को उसकी लाश भी
सौंप दी है और हो सकता है अभी तक तो उसका अंतिम संस्कार भी हो गया हो। अब दोस्तों, जितनी कहानी मुक्ति रंजन रॉय के भाई ने सुनाई थी और जितनी कहानी उसकी माँ ने सुनाई थी और जितनी कहानी उस पत्र में लिखी थी और जितनी कहानी न्यूज़ चैनल ने सुनाई थी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी के बीच में क्या बात हुई होगी। अब दोस्तों, होता क्या है, उसके पति ने क्या किया था, अशरफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, तो पुलिस क्या करती है, अशरफ को भी गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि उसका तो इस खून से कोई लेना देना नहीं है। आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि महालक्ष्मी जो थी इतनी बड़ी खुले ख्यालों की थी कि उसके और भी कई आदमियों के साथ में संपर्क थे। अब पुलिस उन सभी से भी पूछताछ करती है, लेकिन उनमें से किसी का भी इस खून से कोई भी लेना देना नहीं था। हालांकि दोस्तों, जो मुक्ति रंजन रॉय था अब वो इस दुनिया में नहीं है और जो सबूत थे वो खुद ही इस पुलिस को दे के गया है। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे बस यही पूछना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी के बारे में। आप अपने विचार हमें कमेंट में साझा जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।